बराबर। यहाँ क्या रहा है 3, तो समांतर माध्य से विचलन ले रहे हैं अक्स माइनस अक्स बार, ये हम विचलन ले रहे हैं। तो आप समांतर माध्य 3 आ रहा है, तो यहाँ विचलन आ रहा है -2, यहाँ विचलन आ रहा है -1, यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, प्लस का और यहाँ 2 आ रहा है। अब समांतर की हमने निकाली विचलन बराबर टी। अब हम टी स्क्वायर कर देते हैं, जो भी विचलन निकाले उनका वर्ग कर देते हैं। -2 का वर्ग 4, स्क्वायर करेंगे तब -2 गुणा -2 बराबर प्लस का 4 हो जाएगा। यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ 4, तो 4 4 8 9 10, तो योग क्या है सिग्मा टी स्क्वायर बराबर 10 आ रहा है। विचलन x माइनस x बार बराबर टी, अभी थोड़ी देर पहले बताया था विचलन। अब इसके अलावा मतलब समांतर माध्य के अलावा कोई भी चाहे संख्या मान लो आप, कोई भी कल्पित माध्य, चाहे इसमें 1 से विचलन निकालो, चाहे 2 से निकालो, चाहे 4 से निकालो, चाहे 5 से निकालो, इसके अलावा किसी भी संख्या से विचलन निकालो चाहे आप। जैसे कल्पित माध्य मान लो मैं a बराबर मान लेता हूं, a बराबर इस श्रेणी के अंदर 4 मान लेता हूं, और dx निकाल देता हूं, dx बराबर x माइनस a, तो dx बोलते हैं, इसको d बोलते हैं, तब निकाल देख लो चाहे a 4 माना है तो 4 से विचलन निकालो, 1 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 3 आ रहा है, फिर 2 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 2 आ रहा है, 3 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 1 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर dx का स्क्वायर कर लो चाहे, dx का स्क्वायर कर लो, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1 0 1 9 10 4 14 1 15, तो सिग्मा dx बराबर dx स्क्वायर t स्क्वायर 15 ज्यादा है। ऐसे चाहे आप 3 तो समांतर माध्य चाहे 2 ले लो, चाहे 4 ले लो, चाहे 5 ले लो, चाहे 1 ले लो, किसी से भी याद कर लो। समांतर माध्य के अलावा कोई भी संख्या से विचलन निकालो, फिर उनका वर्ग कर लो, तो सबसे कम है ना समांतर माध्य से निकाले गए विचलनों के वर्गों का योग होगा सबसे कम। तो समझ रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि माध्य का बहुलक से तुलना करें, नहीं, इस संख्या के अलावा किसी से भी विचलन निकालो, चाहे समांतर माध्य के अलावा किसी से भी विचलन निकालो, उनका योग समांतर माध्य की तुलना में ज्यादा है, उनके वर्गों का योग। तो बात समझ रहे हो, समांतर माध्य से निकाले गए विचलनों का योग तो क्या होता है, उन्हें विचलनों के वर्गों का योग न्यूनतम होता है, किससे, इसके अलावा कुछ भी हो जाए उससे हम न्यूनतम आएगा, तो ये विचलनों के वर्गों का योग न्यूनतम होता है। बात समझ रहे हो, तो सिग्मा x माइनस x स्क्वायर वर्गों का योग करेंगे तो क्या आएगा, न्यूनतम आएगा। दोनों इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। फिर किसी नियतांक द्वारा, तीसरा गुण, कोई भी नियतांक कांस्टेंट है, कोई भी एक संख्या है द्वारा प्रत्येक मूल्य को प्रभावित करने पर समांतर माध्य भी उसी प्रकार प्रभावित होता है। कैसे, तो जैसे मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया कि 10 संख्याओं का समांतर माध्य 45 है, और यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए ना, तो इसका मतलब नया समांतर माध्य क्या हो जाएगा, नए समांतर माध्य में 4 जोड़ दो बराबर 49 आ जाएगा, 45 है। 10 संख्याओं का समांतर माध्य 45 था, और यदि प्रत्येक संख्या में 4 4 जोड़ देंगे तो नए समांतर माध्य में भी उसी प्रकार परिवर्तन हो जाएगा। एक निश्चित संख्या है, सब में 4 4 कांस्टेंट संख्या 4 की श्रेणी में सभी में 4 जोड़ा जा रहा है, सबको 5 घटा दिया जाए तो नया समांतर माध्य क्या हो जाएगा, इसमें से 5 घटा, प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दिया जाए तो नया समांतर माध्य क्या हो जाएगा, समांतर माध्य को भी 2 से गुणा कर दो, और सब में 5 में का भाग लगा दिया जाए तो नया समांतर माध्य क्या हो जाएगा, समांतर माध्य के अंदर 5 का भाग लगा तो नया समांतर माध्य क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा नया। देखो समांतर माध्य के गुणधर्म और क्या क्या प्रॉपर्टी है समांतर माध्य, क्या क्या गुण है समांतर माध्य के गुणधर्म, क्या क्या गुण है समांतर माध्य के, समांतर माध्य के गुण देखो, समांतर माध्य श्रेणी के सभी मूल्यों पर आधारित है, सारी संख्याएं प्रयोग की जाती है ना, समांतर सबको जोड़कर सबका भाग लगाया जाता है, तो सारी संख्याओं का प्रयोग करें तो जो श्रेणी है उसके सभी मूल्यों पर आधारित है, स्पष्ट रूप से परिभाषित है। ऐसा है कि किसी श्रेणी में 2 समांतर माध्य आ जाए, समांतर माध्य निकालोगे तो स्पष्ट रूप से समांतर माध्य आ जाएगा श्रेणी का, तो समांतर माध्य स्पष्ट रूप से परिभाषित है, बीजगणितीय विवेचन संभव है, मतलब आपको समांतर माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है, 4 संख्याएं रखी है, 5 संख्याओं का टोटल समांतर माध्य दे रखा है, उनमें से 4 बता दी तो बची भी एक संख्या निकाल सकते हैं, तो बीजगणितीय विवेचन भी कर सकते हैं। प्रतिचयन उत्साहों से न्यूनतम प्रभावित होता है, यदि सैंपलिंग फ्लक्चुएशन, प्रतिचयन उत्साह का मतलब होता है सैंपलिंग फ्लक्चुएशन, कि सैंपल बदलने से समांतर माध्य में परिवर्तन नहीं होगा। पहले 5 बच्चों का वजन निकालने के लिए सैंपल लिया तो योग कर 5 का भाग लगाएंगे, तो सैंपल बदल रहे हैं, यदि 15 का सैंपल ले लिया तो सबका 15 का योग कर 15 का भाग लगा देंगे, तो फिर समांतर माध्य में ज्यादा अंतर नहीं आएगा, यहाँ 28 आ रहा तो यहाँ 29 आ जाएगा, 27 आ जाएगा, 26.2 आ जाएगा, मतलब अप्रोक्सीमेट लगभग इस 27.33 आ गया, यहाँ 28.84 था, तो अंतर ज्यादा नहीं होता ना सैंपल बदलने से। तो सैंपल बदलने से क्या, सैंपलिंग फ्लक्चुएशन से समांतर माध्य न्यूनतम प्रभावित होता है, सैंपल बदलने से उत्तर परिवर्तन नहीं होगा, समांतर माध्य ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा, गणना करने में आसान, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात का, इंपॉर्टेंट है ये आपकी, ये जो परिभाषा है इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ये गुण इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, गणना करने में आसान, बिल्कुल आसान है गणना करने में। कुछ दोष भी समांतर माध्य के चरम मूल्यों से अधिकतम प्रभावित होता है, मैंने आपको बताया था, दो एग्जांपल लिए थे, पाई वाला एग्जांपल लिया था चरम मूल्य से कि बहुत नेगेटिव भी हो सकता है, चरम मूल्य एक्सट्रीम वैल्यू अधिकतम भी हो सकता है, 4 पाइयों की इनकम ली, 5 की इनकम बहुत ज्यादा होने के कारण सभी की इनकम बढ़ गई, तो इसका मतलब चरम मूल्य से अधिक प्रभावित होता है समांतर माध्य। तो दूसरा है खुले वर्ग वाली श्रेणी, ओपन एंड क्लास में समांतर माध्य की गणना नहीं की जा सकती। अब आप बोलोगे सर ओपन एंड क्लास, ये खुले वर्ग वाली श्रेणी क्या होती है, तो देखो जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से अधिक, ऐसे लिखा हुआ है ना, और आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, वर्गांतर दे रखा है, वर्गांतर होता है, मैं लिख देता हूं ना इसको, वर्गांतर दे रखा है 3 2 5 और 30 से अधिक, वर्गांतर 30 से अधिक का दे रखा है 15। अब समांतर माध्य निकालने के लिए आपको मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी, x मिड वैल्यू x कैसे निकालोगे, जोड़कर आधा कर दो, 0 10 तो 5 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब इसमें मिड वैल्यू निकाल नहीं सकते, 30 से अधिक कितना है, तो मिड वैल्यू नहीं आ सकती, तो फिर आगे fx करके ये मान ही नहीं आ रहा, ये मान बता ही नहीं सकते, मिड वैल्यू नहीं आ रही, ये ज्ञात ही नहीं हो रहा, ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते मिड वैल्यू को यहाँ पर, तो फिर fx कैसे करेंगे, सिग्मा fx बटे n वो कैसे ज्ञात करेंगे, fx का योग ही नहीं आएगा, योग ही नहीं आएगा, समांतर माध्य नहीं निकलेगा, तो खुले ओपन एंड क्लास ये होती है ना, ओपन एंड क्लास, ये ओपन एंड क्लास इस तरीके से जो, और इस तरीके से जो उसमें आप क्या नहीं कर सकते, समांतर माध्य की गणना नहीं कर सकते, और समांतर माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का आदर्श माप है। कैसे देखो आदर्श माध्य, मैंने आपको शुरुआत में बताया था ना, यहाँ जब मैंने बताया तो आपको ये मैंने कुछ समांतर माध्य की आदर्श माध्य की विशेषता, समांतर माध्य आदर्श माध्य की विशेषता बताई थी, ये 5 है। अब देखो ये जो 5 विशेषता है ना, यहाँ समांतर माध्य है ना, वो इन सारी विशेषताओं में, लगभग विशेषताओं में आ रही है, सारी विशेषताएं सबका पालन कर रहे हैं, और ये वही बात होगी, जैसे मान लो एक लड़का एक लड़की देखने जाए तो उसमें क्या क्या क्वालिटी देखता है, वो देखता है अच्छी पढ़ी लिखी लड़की होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, समझदार होनी चाहिए, काम करने में माहिर होनी चाहिए, मतलब घर के काम में एक्सपर्ट होनी चाहिए, ऐसे बहुत सारे गुण देखते हैं सारे, और यदि वो सब में आपकी उम्मीदों पर खरा उतर रही है तो आपके आदर्श है। ऐसे लड़की लड़का देखने जाए, परिवार छोटा हो, अच्छा कमाता हो, बढ़िया अच्छी पोस्ट पर हो, समझदार हो, नशा नहीं करने वाला हो, ऐसे बहुत सारे गुण हैं, तो ये सारे गुण यदि उसको मिल रहे हैं, मतलब उसके लिए आदर्श है। शादी विवाह में गुण मिलाते हैं ना कि 36 में से 32 गुण मिले, मतलब बहुत विवाह योग्य है, बहुत अच्छे सारे गुण मिल रहे हैं, वो 36 में से 10 गुण मिले, मतलब दोनों को विवाह योग्य नहीं है, गुण नहीं मिल रहे, दोनों के गुण मैच नहीं हो रहे, तो वही बात है, सारे के सारे गुण मिल रहे हैं, गुण मिल रहे आदर्श है, तो समांतर माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का आदर्श माध्य क्यों है, क्योंकि सारे गुण मिल रहे हैं समांतर माध्य के अंदर, तो आदर्श माध्य होने चाहिए, तो सारे गुण मिल रहे हैं तो आदर्श माध्य। अब देखो ये थोड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ये ध्यान रखना,
आपको मैंने संख्या पद्धति में बता रखा है वैसे ये योग के सारे प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है देखो, तो आपको बताया था n × n + 1 बटा 2। अब एवरेज क्या होगा, एवरेज जैसे मान लो 10 संख्या है, 1 से लेकर 10 तक का योग करना आपको, ऐसे ये 10 तक संख्या है, इनका योग आपको करना है, तो आप ऐसे करोगे n का मान 10 है तो आप करोगे 10 × 11 बटा 2 बराबर 55। ठीक है, अब एवरेज निकालना है तो आप बोलोगे टोटल ये योग है 10 × 11 बटा 2, यही तो है योग। अब इसमें भाग लगा दे 10 संख्याओं का, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, मतलब 10 से 10 कट जाएगा, n से n कट गया, मतलब तो n का भाग हो गया तो n + 1 औसत हो गया। ऐसे देखो सम संख्याओं का ये n का भाग लगाएंगे तो औसत आ जाएगा, सम संख्याओं का योग प्रथम n सम संख्याओं का योग ये n का भाग लगाएंगे तो औसत आ जाएगा। ऐसे प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के गणों का योग और औसत, ये फार्मूले लिख रखे हैं जो मैंने आपको वहां बताए थे, यहां आप देख लेना n का मान और ये याद कर लेना, ये फार्मूले दोबारा सारे। अब देखो सामूहिक समांतर माध्य क्या है, सामूहिक समांतर माध्य कैसे, जैसे एग्जांपल में लिखूं 10 प्रेक्षणों का समांतर माध्य 20 6 या 5 प्रेक्षणों का समांतर माध्य, 5 अन्य प्रेक्षण दे रखे हैं उनका समांतर माध्य 50 हो तो सभी प्रेक्षणों का समांतर माध्य क्या हो, सभी प्रेक्षणों का समांतर माध्य क्या होगा। तो देखना आप यहाँ n1 10 है तो 10 और इन 10 समांतर माध्य कितने हैं, x1 x बार 20 है प्लस n2 5 है और इन सबका समांतर माध्य कितना है, इन सबका समांतर माध्य 50 है बटे n1 10 और 5 प्रेक्षण, टोटल 10 + 5 15 प्रेक्षण। तो कैसे याद करोगे, 200 + 250 450 और 15 तो 15 × 45 बराबर 30। तो सामूहिक समांतर माध्य कितना आ गया सबका 30। जैसे x12 मतलब सामूहिक समांतर माध्य है, x12 का मतलब है सामूहिक 2 श्रेणियां हैं उनका समांतर माध्य टोटल 3 होती तो x12 3 कर देते प्लस यहाँ n3 x बार 3 और कर देते प्लस n3 और कर देते, तो ये सामूहिक समांतर माध्य है। आप सीधा 2% 10 का समांतर माध्य 20 तो टोटल 20 × 10 200 हो जाएगा, 5 का समांतर माध्य 50 तो 5 × 50 250 हो जाएगा, योग दोनों को जोड़ोगे टोटल 10 5 15 15 प्रेक्षण, तो ये निकालोगे, ये सामूहिक समांतर माध्य ऐसे याद किया जाता है, ध्यान रखना। देखो 25 प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा, तो प्राकृत संख्याओं का जो समांतर माध्य n + 1 बटा 2 होता है, तो प्रथम 25 प्राकृत संख्या तो n का मान 25 है तो 25 + 1 बटा 2 और 26 बटा 2 बराबर 13, तो समांतर माध्य क्या जाएगा 13। फिर आगे देखा 25 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का समांतर माध्य क्या होता है, तो वर्गों का समांतर माध्य होता है, तो यहाँ आपको अभी लिखवा भी रखा है, ये देखो योग और वर्ग, प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग तो ये होता है और समांतर माध्य ये होता है, n हटाओगे n का भाग लगाओगे समांतर माध्य आ जाएगा, n + 1 2 n + 1 बटे 6। तो ये n का मान क्या है 25, तो 25 + 1 26 गुणा 50 + 1 51 बटे 6, कट रहा है देखो 3 से कट रहा है 13 और यहाँ सीधा जाएगा 3 तो 3 से कट जाएगा 17 3 51, तो 17 को 13 से गुणा करोगे तो कितना जाएगा 17 × 13 7 21 2 3 2 5 10 7 और 1 1 7 5 12 221, तो क्या जाएगा 221 आ जाएगा प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का समांतर माध्य। फिर किसी श्रेणी का समांतर माध्य 8 तथा माध्यिका 6 है तो निम्न में से क्या सकते हैं, अच्छा प्रश्न सोचो आप क्या आएगा इसमें, क्या उत्तर आएगा देखो, देखना यहाँ देखो ये दे रखा आपको समेशन या सिग्मा समांतर माध्य, मैंने आपको भी बताया कि समांतर माध्य से जो भी हम विचलन निकालते हैं तो उनके वर्गों का योग कर लेते हैं तो वो सबसे न्यूनतम आता है। तो आपको बोल रहा है कि समांतर माध्य तो 8 है माध्यिका 6 है, यदि विचलन निकालेंगे तो सबसे कम समांतर माध्य से निकालेंगे विचलनों का योग आएगा, तो देखो समांतर माध्य से जो विचलन निकाल रहे हैं उनके वर्गों का योग ही तो है ये x माइनस विचलन निकाल लिया, समांतर माध्य से जो विचलन निकाले उनके वर्गों का योग, फिर माध्यिका से विचलन निकाल रहे हैं उसके वर्गों का योग कर रहे हैं। तो आप मेरे को बताओ ऊपर तो छोटी संख्या आएगी सबसे कम होता है न्यूनतम होता है समांतर माध्य से, और नीचे बड़ी संख्या आएगी, इसके अलावा कुछ भी हो जाए चाहे 6 हो चाहे 9 हो कुछ भी हो समांतर माध्य यदि ये है तो इसके अलावा कोई संख्या है तो सबसे योग कम समांतर माध्य से विचलनों के वर्गों का होता है। तो छोटी संख्या में बड़ी का भाग लगा तो 1 से कम उत्तर आता है तो 1 बड़ा रहेगा, वहां पर 1 से कम उत्तर आएगा तो देखो ये इधर 2 मुंह है, 2 मुंह इसका मतलब ये संख्या बड़ी है 1 से बड़ी है, लेकिन यहाँ तो जैसे देखो ऊपर छोटी संख्या नीचे बड़ी हो तो आपको बताओ पॉइंट अच्छा आ रहा है, जैसे एग्जांपल के तौर पर 1 से छोटा उत्तर आता है, 1 से छोटा उत्तर आ रहा है तो कौन सा ऑप्शन में आ रहा है 1 से छोटा, 1 से छोटा ये बड़ा बराबर यहाँ नहीं सकते बाकी यहाँ नहीं सकते, 1 से छोटा उत्तर कौन से में आ रहा है बी में आ रहा है, तो ध्यान रखना ना। अच्छा प्रश्न है, दो श्रेणियां जिनमें 2n तथा 3n पद है समांतर माध्य 70 और 20 है, तो संयुक्त मतलब सामूहिक समांतर माध्य क्या होगा, तो देखो पहली श्रेणी 2n है समांतर माध्य 70 है प्लस 3n पद है समांतर माध्य 20 है, टोटल कुल 2n + 3n 5n पद हो गए 140 प्लस 60 तो 200n तो योग आ गया बट्टे 5n है, n से n कट गया बराबर 40, सीधा सीधा उत्तर आ गया, क्योंकि सामूहिक समांतर माध्य क्या होता है अभी बताया ना आपको, n फर्स्ट x बार फर्स्ट प्लस n2 x बार 2 बट्टे n फर्स्ट प्लस n2, टोटल सामूहिक समांतर माध्य। तो श्रेणी में n का मान 2n है n2 का मान 3n है, समांतर माध्य 70 है समांतर माध्य 20 है, दोनों को जोड़ोगे तो 40 उत्तर आ गया। इतनी ये सब बात समझ में आई होगी, आप समांतर माध्य क्या है तो ध्यान रखना, आपको बहुत ज्यादा ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा डिटेल में जाना है समांतर माध्य क्या है, सामान्य जो मैंने बताया इतनी बात आप ध्यान में रखो, एग्जाम में आपके प्रश्न हो जाएंगे, क्योंकि फिर भी समांतर माध्य में तो आपके जो अलजेब्रा वाला मीटर उसको समांतर माध्य को मिलाकर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैं कुछ प्रश्न आपको वैसे करवाऊंगा कि जहां पर अलजेब्रा के फॉर्मूले और समांतर माध्य दोनों काम में है, वो लास्ट प्रश्नों के अंदर मैं आपको बता दूंगा एग्जाम में कैसे आ रखे हैं, तो वो क्वेश्चन सोल्व कर लेना और इतना पढ़ लेना। धन्यवाद, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में श्रेणी में समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य कैसे निकालते हैं और अखंडित श्रेणी में समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको बताया था। आज हम स्थिति संबंधी माध्यम में हम चर्चा करेंगे माध्यिका और बहुलक की। माध्यिका मीडियन, बहुलक मोड जिसे जेड के द्वारा दर्शाया जाता है, बहुलक मोड एम के द्वारा माध्यिका को दर्शा दिया, मीडियन तो इसलिए बहुलक को जेड के द्वारा बताया जाता है। ये क्या है माध्यिका क्या है, तो दोनों स्थिति संबंधी माप है, स्थिति
संबंधी स्टैटिस्टिकल एवरेज है, पोजिशनल एवरेज है दोनों। कैसे देखो, पोजीशन देखकर बताया जाएगा माध्यिका क्या है, बहुलक क्या है, ये दोनों देखना आप। कि माध्यिका का मतलब है जो भी समंक श्रेणी है उसको दो बराबर भागों में बांटने वाला मान। कि समंक श्रेणी है और उस समंक श्रेणी को दो बराबर भागों में जो मान डिवाइड करता है वही मान आपकी माध्यिका है। मतलब इस समंक श्रेणी में ठीक बीच में जो मान स्थित होगा, इस मान की स्थिति देखकर, जो बीच में जो मान स्थित है इस मान की स्थिति देखकर हम निर्धारित करेंगे और इसे हम मीडियन बोलेंगे। माध्यिका इस श्रेणी को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाला मान माध्यिका है। कैसे श्रेणी को दो बराबर भागों में डिवाइड कैसे करेगा अभी बताता हूं, देखना। बहुलक क्या है, बहुलक का मतलब है जो सर्वाधिक आवर्ती जिस मान की होती है, बारंबार जिस मान की आवर्ती होती है, सर्वाधिक आवर्ती जिस मान की होती है वो आपका बहुलक है। सर्वाधिक आवर्ती वाला मान ये बहुलक है। और ये क्या है, समंक श्रेणी को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाला मान। समंक श्रेणी को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाला मान, ये आपका माध्यिका है। समंक श्रेणी को दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा वो मान माध्यिका है। और जो सर्वाधिक आवर्ती वाला मान होता है, जिसकी आवर्ती सर्वाधिक है, वो मान आपका बहुलक है। हालांकि बहुलक अलग अलग है, सर्वाधिक आवर्ती में अलग अलग विधियां चलती है, निरीक्षण विधि और समूहन विधि। लेकिन आपके जो सिलेबस में है, आपके जितना पूछता है उसी के अकॉर्डिंग बताया मैंने, केवल आप इतना ही ध्यान रखना कि सर्वाधिक आवर्ती वाला मान बहुलक है। सर्वाधिक आवर्ती का मतलब बताऊं, जैसे मैं ये बोलूं जिन्स पहनते समय सर्वाधिक बिकने वाली जिन्स, मैं आपको ये बोलूंगी 32 कमर वाली चीज, 32 कमर, 32 साइज वाली, पता है ना जिन्स, 32 इंच साइज वाली, 32, तो वो सबसे ज्यादा जिन्स बिक रही है, उसकी सर्वाधिक आवर्ती है, तो सबसे ज्यादा डिमांड उसकी है, तो सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट यदि जिन्स में बनाया जाएगा तो 32 कमर वाली जिन्स सबसे ज्यादा बनाई जाएगी, सर्वाधिक आवर्ती उसी की होती है, तो बहुलक मान है 32। मैं ये बोलूं एक कॉलेज में आप गए और एक कॉलेज में जाकर आपने विद्यार्थियों को खर्च पूछा कि आपका हर महीने का खर्च कितना होता है, हर कोई विद्यार्थी बोल रहा है मेरा 2000 रुपए खर्च है, मेरा 2000, मेरा लगभग 2000 है। तो आप देखते हो कि सर्वाधिक आवर्ती है ना, सबसे ज्यादा खर्च वाले ना वो 2000 रुपए खर्च करने वाले हैं, तो आप बोलोगे बहुलक खर्च क्या है, 2000 रुपए सर्वाधिक बहुलक खर्च। तो बात समझ रहे हो। मैं आपको ये बोलूं सर्वाधिक जूते हैं, जूते पहनते समय सर्वाधिक आपको 7 नंबर के जूते से लगेगी, सर्वाधिक सबसे ज्यादा बिकने वाले जूते 7 नंबर के हैं। एक बार से मान लो 8 नंबर के, बहुलक दो भी हो सकते हैं इस श्रेणी में। 8 नंबर के मैं ये बोल दूं 8 नंबर के जूते सबसे ज्यादा बिकते हैं, सबसे ज्यादा डिमांड उसकी है, तो व्यापारी सबसे ज्यादा जूते 8 नंबर के बनाएगा ना, तो सर्वाधिक आवर्ती किसकी हो रही है, बिक रहा है बार-बार। 6 नंबर वाले 5 बिके, 7 नंबर वाले एक दुकान में 40 जोड़ियां बिकी, 8 नंबर वाले 50 जोड़ियां बिकी, 9 नंबर वाली 8-10 जोड़ियां 9 नंबर वाली बिकी, तो सर्वाधिक आवर्ती किसकी है, 8 नंबर की है। सर्वाधिक आवर्ती 8 नंबर की, तो सबसे ज्यादा कौन सा जूता बनाया जाएगा, बहुलक आकार के जूते 8 नंबर, तो सबसे ज्यादा जो जूता बनाया जाएगा वो 8 नंबर का जूता बनाया जाएगा। बात समझ रहे हो मेरी, सर्वाधिक आवर्ती वाला। और श्रेणी के ठीक तो बराबर भागों में डिवाइड कैसे, कि आपको वो डाटा दे रखे हैं, उन डाटा को आपने अरेंज कर लिया, अरेंज मतलब बढ़ते हुए क्रम में, आपने आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में नंबर को सजाया। जैसे मान लो ये 8, 13, 20, 29, ऐसे आपने क्या है, कोई आपको डाटा दे रखे थे, उन डाटा को आपने अरेंज कर लिया, बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर लिया। हम आपको बोलो ठीक इस श्रेणी को दो बराबर भागों में कौन सी संख्या डिवाइड कर रही है, तो आप बोलोगे 3 मान इधर छोड़ दो, 3 मान इधर छोड़ दो, ये डिवाइड कर रही है, तो माध्यिका क्या होगी, 8 हो गई श्रेणी। ठीक बीच में श्रेणी को दो बराबर समान भागों में विभाजित करने वाला मान क्या है, वो आपका माध्यिका है। तो बात समझ रहे हो, माध्यिका कैसे क्या स्थिति, पोजिशनल एवरेज, स्थिति देखकर इस स्थिति पर बैठा है, सर्वाधिक आवर्ती देखिए सबसे ज्यादा आवर्ती इसकी है, वही आपका बहुलक हो गया। कुछ बाकी कुछ नहीं करना पड़ा आपको, एक करिए आपने बता दिया। तो बहुलक और माध्यिका का मतलब क्या है, ये आप समझे, समांतर माध्यिका का मतलब मैंने आपको बता दिया। तो पहली बात बहुलक का मतलब समझ गए, माध्यिका का मतलब समझ गए। अब देखना मीडियन माध्यिका श्रेणी का वह मूल्य है जो श्रेणी को दो बराबर भागों में बांटता है, वह माध्यिका मूल्य कहलाता है। अभी आपको मैंने बताया माध्यिका मूल्य। अब मैं ये बताता हूं माध्यिका ज्ञात कैसे की जाती है, एग्जाम में जो प्रश्न आ रखे हैं वो कैसे आ रखे हैं आपके, कैसे आपको याद करना है, तो वो देखना आप। देखो पहले कोई बात है, व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यिका कैसे याद करोगे, तो आपको जो भी डाटा दे रखे हैं ना, जो भी डाटा दे रखे हैं उसको सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में लगाओगे आप। जो भी डेटा या समंक दे रखे हैं उनको आप आरोही में या अवरोही क्रम में ना, आरोही क्रम में लगाओ, असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। आरोही का मतलब कौन सा होता है, आरोही में 3 अक्षर है तो पहले छोटी संख्या आएगी, मतलब बढ़ता हुआ क्रम, चाहे बढ़ता हुआ क्रम, पहले छोटी आएगी फिर बाद में बड़ी आएगी, तो बढ़ता हुआ क्रम। आरोही में 4 अक्षर है तो पहले बड़ा है तो बड़ी मान आएगा, फिर छोटे आएंगे तो घटता हुआ क्रम। तो आरोही अवरोही का मतलब बढ़ता हुआ या घटता हुआ क्रम, तो कोई सी भी क्रम में लगा दो, बीच वाला मूल्य बदलेगा नहीं। फिर वो क्रम में लगाओ, फिर माध्यिका का निर्धारण कर लो n + n बटा 2 पद मूल्य। कैसे, इस प्रकार, ये देखो इधर देखना, ये आपको इनका माध्यिका निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करोगे, पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, आरोही क्रम में लिखो सबको, आरोही में लिखो चाहे अवरोही में लिखो, आरोही क्रम, पहले सबका आरोही क्रम लिखो। सबसे पहले छोटी कौन सी है, सबसे छोटा मान इसमें 15, तो सबसे पहले 15 लिखो। बाद में क्या है छोटा इसके अंदर, 23, 40, 27, ये 20 छोटा है, फिर 20 लिखा। फिर क्या छोटा है, फिर 23 है इन सब में, 23 और 23, फिर 23, फिर एक बार और 23। इसके बाद में क्या है, 25 है, वो भी कितनी बार है, 2 बार, तो फिर 25, फिर 25, 3 बार है 25, फिर 25, 25 को लिख दिया हमने। अब क्या बचा, अब 27 और 40, पहले 27 आ जाएगा फिर 40, तो 27 और 40, ये कौन से क्रम में लिखा आपने, बढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में लिखा आपने। अब क्या करना है, अब जितने पद है ना, अब आपको माध्यिका का निर्धारण करना है, n + 1 बटा 2 वा पद। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 + 1 बटा 2 वा पद मतलब पांचवा पद, 10 बटा 2 मतलब पांचवा पद। और पांचवा पद क्या है आपका, पांचवा पद इस श्रेणी में क्या है, 1 2 3 4 5 बराबर 25, तो मीडियन क्या होगी इसकी 25, माध्यिका क्या होगी 25। एग्जाम में ऐसे नहीं करना, एग्जाम में काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, तो इसका मतलब टोटल पद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पद है, तो 9 + 1 10, पांचवा पद है, तो 1 2 3 4 5 और पांचवा पद क्या हो जाएगा आपका 25, वो माध्यिका आपकी हो जाएगी। आप समझ रहे हो। अब ये देखो थोड़ा सा दिमाग में कि यदि पद यदि समय हो तो आप क्या करोगे, जैसे इनकी निकालनी है आपको, तो पहले आप प्रोसेस बता रहा हूं आरोही क्रम में, कि एक प्रक्रिया है कि आप आरोही क्रम में लिखो चाहे अवरोही क्रम में लिखो। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, 2, फिर क्या लिखोगे 5, फिर 2 है, फिर 5 है, फिर क्या लिखोगे 6 7 8, 6 7 8, फिर 9, फिर 10, फिर 12, ये लिख दिया आपने। अब कितने पद है देखो यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पद है, तो इसका मतलब 4 पद यहाँ है, 4 पद यहाँ है, ठीक बीच की वैल्यू ये आपकी माध्यिका हो जाएगी। इधर वाली जो कि ये क्या है 7 और 8, इन दोनों के ठीक बीच में है, तो 7 और 8 को जोड़कर आधा कर दो तो 7.5 हो जाएगा। 7 और 8 को जोड़कर आधा करोगे, यहाँ 7 होता है यहाँ 10 होता है, तो जोड़कर आधा कर दो, 7 + 10, 10 को जोड़ने पर जो उत्तर आएगा आधा करने पर, 17 को जोड़ने आधा करने पर जो उत्तर आएगा वो आपकी माध्यिका हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, आप करोगे m बराबर मीडियन बराबर n + 2 पद, और n प्लस आप करोगे तो 8 + 1 बटा 2 बराबर 4.5 पद, ये आया। अब 4.5 पद कौन सा होगा, तो 4.5 पद कैसे निकाला जाएगा, तो 4.5 पद निकालने का मतलब है कि चौथा पद प्लस 5वां पद, फोर्थ पद प्लस फिफ्थ पद
इन दोनों को जोड़कर आधा कर दो तो 4.5 हो जाएगा। तो चौथा पद 7 प्लस 8/2 तो 15/2 बराबर 7.5। तो माध्यिका क्या हो जाएगी m बराबर 7.5। वैसे मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया। ये एक प्रोसेस आपको मैंने बताया। ये प्रोसेस क्यों बताया? क्योंकि आप प्रश्न जब थ्योरेटिकल प्रश्न होना तो पूरी बातें बताओ ना, तब क्या उत्तर करने में आसानी रहती है। जैसे मान लो एक प्रश्न में साथ में सारे एग्जाम के कोडिंग प्रश्न लेकर आए हो कि क्या क्या एग्जाम में पूछता है साथ में। तो जैसे आपको दे रखा है यदि पदों की संख्या सम हो तो माध्यिका क्या होगी? अभी तो इससे पहले मैंने पदों की संख्या सम की। तो ऑप्शन दे रखा है, देखो आप करोगे दो मध्य पदों का समांतर माध्य n/2 n+2/2 पदों का समांतर माध्य a एंड b, इनमें से कोई नहीं। तो फिर कहीं यदि पूरी बात बतानी है तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो n/2 देखो, n/2 पद, n/2 n+2/2 पद। तो देखो पदों की संख्या जैसे 8 थी तो 8/2 मतलब फोर्थ पद, वह 8 + 2 10, 10/2 5 पद, फिफ्थ पद का समांतर माध्य। यदि पद 8 हो जैसे पहले वाले में, तो यही तो होगा ना, बिल्कुल सही बात है। ये तो इनका समांतर माध्य तो होगा ना। दो मध्य पद होगा, बिल्कुल देखो 1 2 3 4 ये फोर्थ पद है और 5 6 7 8 ये फिफ्थ पद है। तो ठीक दो मध्य पद यही तो है, ये दोनों पद, दोनों मध्य पद ये है, इनका समांतर माध्य तो होगा। तो ये भी बात सही है। तो इसका मतलब आपको उत्तर क्या आ जाएगा? आपको उत्तर हो जाएगा ये ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। तो इसलिए बात समझ रहे हो ना, इसलिए आपको ये बता रहा हूं कि आप साथ साथ में एग्जाम में जो प्रश्न है उनके अकॉर्डिंग करते रहो। अब देखो एक प्रश्न और दे रखा है, एक समंग श्रेणी की माध्यिका 12 है। यदि समंग श्रेणी में दो मूल्य 18 तथा 7 जोड़ दिए जाए तो माध्यिका क्या होगी? समंग श्रेणी है, उसकी माध्यिका आपको दे रखी है। तो माध्यिका का मतलब आप क्या समझते हो? ठीक बीच, ये तो ना 12 ठीक बीच में स्थित है श्रेणी के। अब मैं ये बोलूं यदि 18 जोड़ेंगे हम तो ये 18 तो इधर जोड़ेगा ये मूल्य, तो वो 7 जोड़ेंगे तो ये इधर आएगा आरोही क्रम में। एक 7 संख्या यदि और बढ़ा दी उसमें 7 तो वो तो 12 से तो जस्ट छोटा ही है, तो आरोही क्रम में यहां पहले आएगा। तो इसका मतलब मध्य पद ये का ये रहेगा, फिर 12 का 12 ही रहेगा। तो माध्यिका क्या होगी? तो माध्यिका में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो समझ रहे ना, एक पद इधर बढ़ गया एक पद इधर बढ़ गया। जैसे मान लो पहले 4 इधर थे 4 इधर थे, फिर ठीक बीच में 12 थी तो 5 इधर हो गए और 5 इधर हो गए, बीच में 12, ऐसे कैसा एक आगे बढ़ रहा है एक पहले बढ़ रहा है। तो माध्यिका में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बात समझ रहे हो मेरी? माध्यिका में कोई परिवर्तन नहीं होगा, समझे आप ये? तो इसका उत्तर क्या जाएगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा माध्यिका में। नेक्स्ट आप देखना, एक कंपनी में 10,000 से अधिक वेतन प्राप्त करने वाले कार्मिकों की आय क्रमशः 11,000 20,000 15,000 13,500 30,000 22,000 है और कंपनी में कुल 10 कार्मिक है। तो माध्यिका वेतन क्या होगा? इस बार क्या देखो टोटल 10 कार्मिक है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 आय बताइए केवल 6 की। तो माध्यिका क्या? पद तो दे रखे हैं 6 टोटल बता रखा है 10, तो माध्यिका कैसे क्या करोगे? लेकिन आपको साथ में ये भी बोल रहा है कि 10,000 से अधिक वेतन प्राप्त करने वाले, तो ये सारे 10,000 से अधिक वेतन प्राप्त करने वाले हैं। तो मैं ये बोलूं देखो टोटल 10 कार्मिक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो माध्यिका कहां स्थित होगी? माध्यिका ठीक टोटल 10 कार्मिक है तो माध्यिका यहां स्थित होगी, m इन दोनों के बीच में आएगी, फिफ्थ और सिक्स्थ पद के बीच में समय है, तब दोनों पदों के बीच में आएगी माध्यिका। आपको 10,000 से अधिक वेतन प्राप्त करने वाले 6 कार्मिक दे रखे, तो पहले 4 का आपको पता नहीं, पहले 4 का पता नहीं, लेकिन इसके बाद में आपको दे रखा है 10,000 से अधिक। तो पहले 11,000 यहां जाएगा, फिर 11,000 से जस्ट बड़ी संख्या है 13,500, तो 13,500, फिर 11,000 के बाद 13,500, फिर 15,000, फिर 15,000 के बाद में 20,000, फिर 22,000, 20,000, 22,000 और 30,000, ये दे रखा आपको। तो अब आप मेरे को ये बताओ कि माध्यिका के लिए तो आपको पांचवें और छठे पद के बीच के ही तो वैल्यू चाहिए, वो दोनों आपको प्रश्न में दे रखी है स्थिति के अकॉर्डिंग। बाकी सारे 10,000 छोटे लेस देना 10,000 से। तो आप मीडियन क्या बताओगे? मीडियन आप बताओगे। अब आपको पूरा बताने की आवश्यकता नहीं, आप समझ गए आप कि सम पद तक कैसे निकालेंगे, बटा 2। तो 11 और 13,000 को जोड़ोगे आप तो 13 14 10 24 24,500 बटा 2, ये तो करोगे तो 12,250, ये माध्यिका आ जाएगी। अब ये आगे तो एक बात यहाँ पर आप मैं कोई एक बात ये भी बताऊं, मैं आपको यहाँ नोट लिख कर दूं कि इस एग्जाम्पल से हमें एक नोट में मैं आपको ये बात लिखूं, इस क्वेश्चन से हमें यह पता लगता है। तो अपने जनरल पढ़ने का मतलब होता है हमेशा अपनी लैंग्वेज में पढ़ो, सरल से सरल लैंग्वेज में पढ़ो कि वो जल्दी से जल्दी बात समझ में आए ना। टेक्निकल शब्दों के अंदर कोई आवश्यक नहीं कि बहुत टेक्निकल शब्द के तभी समझ में आएगा। इस प्रश्न से हमें यह पता लगता है कि माध्यिका के लिए श्रेणी के सभी मूल्यों की आवश्यकता नहीं है। तो श्रेणी के सभी मूल्यों पर आधारित नहीं है। ये हम आगे पढ़ेंगे तो इसका दोष पढ़ेंगे, डिमेरिट पढ़ेंगे कि श्रेणी के सभी मूल्यों पर आधारित नहीं होती माध्यिका। और क्यों नहीं होती? तो एक एग्जांपल में मैंने आपको एक अच्छा प्रश्न बताया और साथ में ये भी बात बता दी, डिमेरिट बता दी, माध्यिका का दोष भी बता दिया। ये आगे चले हम तो ध्यान रखना। फिर आगे देखो खंडित श्रेणी में माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं, बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो खंडित श्रेणी में माध्यिका ज्ञात करने के लिए एक प्रोसेस अपनाना पड़ता है, देखो एक प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। और वो प्रक्रिया क्या है थोड़ा ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न आ जाए आपके पास एग्जाम में तो कैसे ज्ञात करोगे आप? तो आपको पद मूल्य दे रखे हैं कि 8 10, जो पद मूल्य उनमें से उत्तर निकालना होता है हमेशा 16 18 20। फिर आवर्ती दे रखी है, आवर्ती दे रखी है, आवर्ती दे रखी है, देखो एफ दे रखा है आपको 3 7 12 28 10 9 और 6, ये आपको आवर्ती दे रखी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको सीएफ सारणी बनानी है। सबसे पहले क्या करनी है? सीएफ सारणी बनानी है। और सीएफ सारणी मैंने आपको बनानी बताई थी कैसे, 3 साथ में जोड़ेंगे 10, जोड़ेंगे 22, जोड़ेंगे 50, जोड़ेंगे 60, जोड़ेंगे 9, जोड़ेंगे तो 69 और 6 जोड़ेंगे तो 75। कि 8 या 8 से कम नंबर प्राप्त करने वाले 3 विद्यार्थी हैं तो 3 तो ये हो गए, 10 नंबर वाले 7 है तो 10 या 10 से कम वाले 7 हो गए, 3 हो गए, तो टोटल 10 हो गए। 10 या 10 से कम प्राप्त करने वाले 10 है, 3 में 7 जोड़ दिया। फिर 12 नंबर प्राप्त करने वाले 12, तो 12 से कम प्राप्त करने वाले ये भी तो है 7 ये रहे 3 ये रहे 10 और 12 ये रहे 22, तो 12 या 12 से कम प्राप्त करने वाले 22 हो गए, तो 10 में 12 जोड़ दिया, फिर 22 में 28 जोड़ दिया, 50 में 10 जोड़ दिया, ऐसे जोड़कर हमने तो सिग्मा एफ बराबर क्या आया 75, ये योग है सिग्मा एफ या एन, सिग्मा एफ या एन। अब क्या प्रोसेस अपनानी है देखो आपको, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सीएफ कैलकुलेट कर लिया आपने, ये बना ली, तो फिर आपको करना है देखो ये प्रोसेस अपनानी है कैलकुलेट n+1/2 सिग्मा एफ या एन बराबर 75।
इसके लिए ना सिग्मा एफ या एन बराबर 75। और अब आप क्या करोगे, कैलकुलेट एन प्लस, तो 75 प्लस यहाँ एन प्लस 2 भी कहीं जोड़ लेते हैं, एन बटा 2 भी कर लेते हैं, वो एक ही बात है। तो 38 कैलकुलेट एन प्लस 2 वाई का निकालना है, 38वां पद निकालना है। फिर आपको देखना है कि जो सीएफ सारणी बनाई है ना, ये एन बाई 2 जो आपने निकाला है ना, एन प्लस 1 बटा 2, ये सीएफ के अंदर देखो या तो ठीक इसके बराबर हो जाए या इससे बढ़ाओ, या तो इसके बराबर हो जाए या इससे बढ़ाओ, ये इसका मतलब बढ़ाया बराबर। सीएफ 38वें पद के बराबर हो जाए या इससे बढ़ाओ जाए, 38वें पद के बराबर तो है नहीं, बड़ा जरूर है, तो बड़ा जरूर है, तो आप यहाँ ये निकालो 38 से ठीक बड़ी संख्या 50 है, तो इसका मतलब हम जो पहले जो 3 फिर 7 फिर 12, हमें 38 आइटम निकालना है, 75 टोटल आइटम आपके पास, सारे पदमूल्य 75 है, उसमें ठीक बीच का पदमूल्य आपको निकालना है, 75 में ठीक बीच का पदमूल्य निकालना है, तो आपको 38वां पदमूल्य जो होगा ना, मतलब 75 के ठीक बीच में जो स्थित है पूरे, तो 75 के ठीक बीच में कौन सा स्थित है, 37.5 तो स्थित है, तो यहाँ आप n बटा 2 करोगे, यदि ऐसे करोगे ना, कहीं आपको ऐसे लिखा मिल रहा है ना, कि यदि ऐसे लिखा मिल जाए, मान लो n बटा 2 कैलकुलेट n बटा 2, तो भी कोई गलत नहीं है, वो एक ही बात है, n प्लस मिल जाए तो भी वही बात है, और n बटा 2 मिल जाए तो आप 75 बटा 2 मतलब 37.5 पद है, 37.5 आइटम, तो आप n बटा 2 से ये निकाल लो, चाहिए निकालो, उसमें कोई फर्क नहीं है ना, तो n बटा 2 निकले कहीं, मैं बता रहा हूँ, आप तो ऐसा नहीं है कि बुक में दे रखा हो तो मैं गलत बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, अब n बटा 2 निकालो, चाहे n प्लस 2 बटा n प्लस 1 बटा 2 निकालो, कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है, n प्लस 1 बटा 2 बराबर 38 वाट, ये हमने किया था, तो वही कर लेना 38 पद, तो ये 38 पद कहाँ आएगा, इसमें आएगा, और 38 पद इसमें आएगा, तो इसके ठीक सामने वाला पद मूल्य क्या है, 14 है, तो मीडियन बराबर माध्यिका बराबर क्या हो जाएगी, आपकी माध्यिका बराबर हो जाएगी 14, तो इसका उत्तर क्या जाएगा, मीडियन 14। इसी प्रोसेस अपनानी है आपको, सीएफ सारणी बनानी है, n बटा 2 कैलकुलेट करना है, सीएफ में देखना उसका मान, और उससे बराबर में जो पद मूल्य वही आपकी माध्यिका है, बात समझ रहे हो। अब देखो अखंडित या सतत श्रेणी में माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे, तो बताते हैं अभी, देखना तो इसमें देखना अखंडित, इसमें एक फॉर्मूला होता है माध्यिका निकालने का, मैं ये पद मूल्य सारे उधर लिख लेता हूँ, तो प्राप्तांक तो दे रखे हैं आपको 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 प्राप्तांक, 40 से 50, 40 से 50, और आवृत्ति दे रखी है आपको 38, 40, 12, 10, ये दे रखी है आप। अब आप कैसे निकालोगे, इसमें माध्यिका ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है, m बराबर l प्लस आई बट्टा f कोष्टक स्मॉल m माइनस c, कैसे ज्ञात करोगे, इधर लिख देता हूं मैं, m बराबर ये मीडियन है कैपिटल में, l प्लस आई बट्टा f और स्मॉल m है ये m माइनस c, कैसे, सबसे पहले तो CF सारणी बनाओ, माध्यिका में सबसे पहले CF सारणी बनाओ, तो CF सारणी बनाओगे तो 8, 38, 78, 90 और 100, तो सिग्मा f या n बराबर क्या आया 100, ठीक है, सिग्मा f या n बराबर क्या है 100। अब आपको क्या करना है, वही कैलकुलेट n बाई 2 मतलब 50, 100 बटा 2 50, और अब आपको देखना CF सारणी के बराबर, या ये तो 50 हमने n बाई 2 निकाला है, CF सारणी 50 या तो CF सारणी में वो उसके बराबर 50 लिखा हुआ है CF, या उससे बड़ा मान है, तो ये है, तो माध्यिका का वर्ग ये इसमें आएगी, माध्यिका आएगी, माध्यिका आएगी वो इसमें आएगी। अब l देखो क्या है यहाँ पर, l है ये लोअर लिमिट, ये तो लोअर लिमिट है ना l माध्यिका वर्ग की, ये तो l है, l बराबर माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, i बराबर क्या है, माध्यिका वर्ग का अंतराल, माध्यिका वर्ग का अंतराल क्या है, माध्यिका वर्ग की आवृत्ति, माध्यिका वर्ग की आवृत्ति, m क्या है, m बराबर है n बटा 2, और c क्या है, माध्यिका वर्ग की ठीक पूर्व वर्ग की CF, माध्यिका वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की CF, मतलब m बराबर 38, तो m बराबर ये है, c बराबर तो ये है, c बराबर तो ये है, l बराबर ये है, i बराबर 10 है, f बराबर ये है, और m बराबर 50 है, n बटा 2, m बराबर का मतलब क्या है n बटा 2, 100 बटा 2, तो m माध्यिका कैसे निकालेंगे, l का मतलब माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा 20 प्लस i अंतराल वर्ग अंतराल 10, सब में 10 का अंतराल चल रहा है, 30 माइनस 20, 40 माइनस 30, 10, f का मतलब माध्यिका वर्ग की आवृत्ति, m का मतलब n बटा 2, c का मतलब ठीक पूर्व की संचयी बारंबारता 38 माध्यिका वर्ग से, तो 12 जाएंगे, 50 में से 38 घटाएंगे, तो 20 प्लस 0 से 0 कटा तो 4, 1 बटे 4 इंटू 12, 50 में से 38 घटाएंगे, ये 3 बार कटेगा, तो 20 प्लस 3 23, तो m बराबर क्या होगी, मीडियन बराबर क्या होगी 23, ये आपका उत्तर है। तो जब ये श्रेणी आ जाए ना अखंडित या सतत श्रेणी, तब माध्यिका ऐसे ज्ञात की जाएगी, समझ रहे हो बात, इतना ही आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, माध्यिका खंडित श्रेणी देगा, व्यक्तिगत श्रेणी देगा, या अखंडित या सतत श्रेणी देगा। इसके बाद देखना माध्यिका के गुण देखो क्या क्या होते हैं, माध्यिका के गुण क्या है और दोष क्या है, तो माध्यिका क्या चरम मूल्यों से न्यूनतम प्रभावित होती है, बिल्कुल न्यूनतम प्रभावित होती है, श्रेणी के ठीक बीच में स्थित होती है, एक्सट्रीम वैल्यू सबसे लास्ट में होगी या सबसे पहले होगी, एक्सट्रीम वैल्यू चरम मूल्य या तो श्रेणी के सबसे लास्ट में होगी या श्रेणी के सबसे पहले होगी, तो इसका मतलब माध्यिका चरम मूल्यों से न्यूनतम प्रभावित है, चरम मूल्यों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि ठीक श्रेणी के बीच में स्थित होने के कारण, तो बिल्कुल सही बात है, इंपॉर्टेंट है। खुले वर्ग वाली श्रेणी की माध्यिका ज्ञात की जा सकती है, ओपन एंड क्लास बताई थी ना मैंने, 30 या 30 से अधिक, खुले वर्ग वाली श्रेणी क्या होती है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से अधिक। अब माध्यिका वर्ग क्या है, माध्यिका वर्ग क्या है, ठीक श्रेणी के ठीक बीच में स्थित होती है माध्यिका, तो माध्यिका वर्ग तो इधर आएगा कहीं बीच में, तो इसका मतलब इस श्रेणी की माध्यिका ज्ञात की जा सकती है, तो खुले वर्ग वाली श्रेणी की माध्यिका ज्ञात की जा सकती है। गुणात्मक तथ्यों में उपयुक्त, गुणात्मक तथ्यों में उपयुक्त होती है आपकी माध्यिका, गुणात्मक तथ्यों में माध्यिका उपयुक्त होती है, गुणात्मक तथ्यों के मापन में माध्यिका का प्रयोग किया जाता है, ऐसे जैसे भौतिक स्तर का माप करना हो, स्वास्थ्य का माप करना हो, ये सारे गुणात्मक तथ्य, दरिद्रता का माप करना हो, इन सबके उपयोग में क्या आएगा, माध्यिका का प्रयोग किया जाएगा सबके मापन में। स्पष्ट रूप से परिभाषित है, स्पष्ट रूप से मतलब श्रेणी में एक ही माध्यिका होगी, एक ही माध्यिका होगी तो स्पष्ट रूप से परिभाषित है, तो स्पष्ट रूप से परिभाषित है माध्यिका। बिंदु रेखीय विधियां चित्रों के द्वारा माध्यिका ज्ञात की जा सकती है, जो आपके सबसे ये सारे पढ़ाने के बाद आपको जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है वो आपको बताएंगे, अभी ध्यान रखना, ऊंचाई वक्र है ना,
क्या हो गया इसके, ऊंचाई वक्र से माध्यिका ज्ञात की जाती है। ऊंचाई वक्र से क्या है, माध्यिका ज्ञात की जाती है। तो ऊंचाई वक्र कैसे होगा वो ये आगे बढ़ेंगे, ध्यान रखना। ऊंचाई वक्र माध्यिका प्राप्त की जा सकती है, बिंदु रेखीय विधि से माध्यिका ज्ञात की जा सकती है। दोस्त क्या है, हाँ सभी मूल्यों पर आधारित नहीं है। देखो आपको एग्जांपल बताया था ना, सभी मूल्यों पर आधारित के लिए मैंने आपको यहाँ देखो इस प्रश्न से हमें पता लगता है कि माध्यिका श्रेणी के सभी मूल्यों पर, सभी मूल्यों की आवश्यकता नहीं है माध्यिका के लिए, तो सारे मूल्यों पर आधारित नहीं है माध्यिका, तो ये ध्यान रखना। तो श्रेणी के सभी मूल्यों पर आधारित नहीं है माध्यिका, प्रतिचयन उच्चावचों से अधिक प्रभावित होती है। बिल्कुल सही बात है, सैंपलिंग फ्लक्चुएशन से ज्यादा प्रभावित होती है। समांतर माध्य न्यूनतम प्रभावित था, माध्यिका अधिकतम प्रभावित क्यों है? क्योंकि सैंपल यदि बदलने हम, आपने किसी 10 बच्चों का सैंपल लिया, उस वजन के लिए कोई स्थिति उनमें ठीक बीच में जो है, जो वजन है उसको आप माध्यिका मान रहे हो, यदि सैंपल बदल लिया जाए, तो सैंपल बदल लिया गया तो हो सकता है कोई स्थिति बदल जाए, सैंपल की स्थिति बदल जाए तो माध्यिका ज्यादा प्रभावित होगी। ज्यादा प्रभावित होने का मतलब समांतर माध्य से थोड़ी ज्यादा प्रभावित होती है। सैंपलिंग फ्लक्चुएशन में समांतर माध्य बहुत कम प्रभावित होता है, माध्यिका प्रभावित होती है सैंपलिंग फ्लक्चुएशन से, प्रतिचयन उच्चावचों से, तो ये अधिकतम प्रभावित होती है। ध्यान रखना, बीजगणितीय विवेचन का अभाव है, बिल्कुल अभाव है। आपको ऐसे बोल दे कि माध्यिका बता दे तो बाकी पद आप याद नहीं कर सकते। समांतर माध्य में जैसे याद कर सकते थे, वहां पर आप जैसे मैं आपको बोलूं 3 अक्ष 8 9 इनका समांतर माध्य है, यदि सबका 20 है तो आप यदि अक्ष बार, तो ये मूल्य क्या है, या ये y मान लो, तो y का मान क्या है, तो आप बता दोगे y का मान क्या है, क्योंकि आप बोलोगे 4 मूल्य है तो 20 तो 80, सबका योग 80 होना चाहिए। 8 3 12 12 21 21, इसका मतलब ये y का मान 59 हो जाएगा, 80 है तब बीजगणितीय विवेचन किया जा रहा है। लेकिन मैं ये बोलूं श्रेणी की माध्यिका बता दूं आपको, तो माध्यिका बताने के बाद आप निकाल सकते y क्या है। हो सकता है आपको क्या पता लगे माध्यिका के लिए, मान लो तो यहां तो बता दोगे आप, और हो ऐसे पद हो तो क्या पता लगेगा आपको कि ठीक बीच में माध्यिका है, तो इसका मतलब इसका मान क्या है, या ये माध्यिका आ गई आपको, मान लो ये इतना ही पद है इसमें। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेकर बता देता हूं, जैसे मान लो 3 4 6 20 35 39 42, ये जैसे अब मैं इसको मिटा रहा हूं यहां से, अब ये है x। अब आपको इसकी माध्यिका क्या, श्रेणी की माध्यिका क्या है, इसमें टोटल 7 पद है, 3 4 5 6 7, ठीक, चौथा पद माध्यिका होगी, ये इसकी m है। अब मेरे को आप ये बताओ, आपको श्रेणी की m बता दी, m 20 है, अब इसका मान क्या है, नहीं पता लगा इसका मान, कैसे बताएं, क्या कौन सी संख्या यहां पर बैठी है, तो स्थिति देख करके हमें यहां बताया इस स्थिति के अंदर की बढ़ते हुए क्रम में है, अब ये क्या हो सकती है ये पता ही नहीं है, तो इसका मतलब बीजगणितीय विवेचन नहीं हो रहा, बीजगणितीय विवेचन का अभाव है। और माध्यिका केंद्रीय प्रवृत्ति का स्थिर माप है, ध्यान रखना, ये जनरली होते हैं, आप तो ध्यान रखना, आदर्श माप तो समांतर माध्य, स्थिर माप माध्यिका और अस्थिर माप बहुलक है, क्योंकि एक श्रेणी में 2 से ज्यादा बहुलक आ जाते हैं। माध्यिका एक जगह स्थिर बैठी है तो स्थिर माप बोलते हैं इसको, एक जनरल बेस में, ये ध्यान रखना, स्थिर माध्यिका, आदर्श समांतर माध्य और अस्थिर बहुलक, जो आगे पढ़ेंगे तो समझ गए ना बीजगणितीय विवेचन का अभाव कैसे। अब देखो बहुलक क्या होता है, तो बहुलक मैंने आपको बताया था, वह मूल्य है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो वो बहुलक कहलाता है, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो वो क्या है, वो बहुलक है। श्रेणी में सबसे ज्यादा बार जो आ रहा है ना उसको हम बहुलक बोलेंगे, जिसकी सबसे ज्यादा आवृत्ति हो रही है। अब देखो जैसे व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक का निर्धारण कैसे करेंगे, तो मान लो किसी देश की 15 वर्षों की वार्षिक मृत्यु दर के संबंध निम्नांकित है, तो बहुलक का निर्धारण कीजिए, ये संबंध दे रखे, तो सबसे ज्यादा बार क्या है इसमें, तो सबसे ज्यादा बार जैसे मैं ये बोलूं 11.2 11.1 एक बार, 11.2 बार, ये तो 2 ही बार आ रहे हैं। सबसे ज्यादा बार आपको 6 मेरे को ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, 11.6 10.6 10.6 10.6 देखते हैं, 10.6 एक बार, 10.6 दो बार, 10.6 तीन बार, 10.6 चार बार, 10.6 चार बार है, और कुछ है नहीं इसमें। 6 के बाद 9 9 दो बार दिखाई दे रहा है, 7 दो ही बार दिखाई दे रहा है, 4 नहीं दिखाई दे रहा। सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा बार आवृत्ति है ना इसकी हो रही है 10.6, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 4 है, सर्वाधिक है, तो यहाँ z बराबर क्या हो गया 10.6 हो गया। सबसे ज्यादा जिसकी आवृत्ति हो रही है वही बहुलक है, तो कितना सिंपल, तो सबसे ज्यादा बार लिखा गया श्रेणी में बहुलक है। ये देखो आप खंडित श्रेणी में तो आवृत्ति देखो सबसे ज्यादा कहां हो रही है, सबसे ज्यादा आवृत्ति हो रही है ये हो रही है 15 आवृत्ति हो रही है सबसे ज्यादा, इसकी आवृत्ति हो रही है 3 की आवृत्ति है 15, तो z बराबर क्या हो गया 3 हो गया सीधा। केंद्रीय आकार इसमें से बहुलक निकालना है, 3 की आवृत्ति सबसे ज्यादा बार है, तो कंटिन्यू मैंने सिंपल डाटा लिया आपको समझाने के लिए, कुछ भी होता है एग्जाम में भी प्रश्न रखे जो आपको बताऊंगा अभी मैं, आपके एग्जाम इस बार 2022 में भी आया बड़ा सिंपल सा प्रश्न बहुलक से, तो सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी है 3 की आवृत्ति, तो तो ये खंडित श्रेणी होगी, आवृत्ति देखिए कहीं खंडित होगी, खंडित श्रेणी में, खंडित श्रेणी में ये फार्मूला लगेगा l + f1 - f0 / 2f1 - f0 - f2 * i। z क्या है, z का मतलब तो बहुलक है, l बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, बहुलक बहुलक वर्ग की आवृत्ति है, f0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की आवृत्ति है, f2 बाद वाले वर्ग की आवृत्ति है, i विस्तार है। कैसे आप ये बात कैसे समझ रहे सर, तो देखना ये है आपको एग्जांपल। अब z बराबर क्या है, l + f1 - f0 / 2f1 फार्मूला -f0 - f2 * i, ये फार्मूला ध्यान रखना, लिखा हुआ देखो l + f1 - f0 2f1 - f0 - f2 * i, तो ध्यान रखना ये फार्मूला, क्योंकि अब देखो इसमें सर्वाधिक आवृत्ति किसकी हो रही है 8 की हो रही है, तो सर्वाधिक आवृत्ति 8 की हो रही है, तो ये बहुलक वर्ग आपका l क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो l तो ये है, l तो ये हो गई 20। f1 क्या है, बहुलक वर्ग की आवृत्ति होगी, f0 क्या है, बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की आवृत्ति होगी, f2 क्या है, बहुलक वर्ग से आगे वाले वर्ग की आवृत्ति होगी, i क्या है, वर्ग अंतराल है, i क्या है, वर्ग अंतराल है, तो कितना है 10, सब में 10 वर्ग अंतराल, तो z का निर्धारण कैसे करोगे, l बराबर तो 20 + f1 8 - f0 5 2f1 2 को 2 से गुणा करोगे f1 को 16 - f0 5 - f2 6 गुणा i 10, 8 में से 5 घटाने पर 3 और माइनस का 6 5 11, तो बच गया 5, तो 20 + 3 / 5 × 10 काटोगे 2 3 दूनी 6, तो 20 + 6 26, तो z बराबर क्या आ गया 26, तो बहुलक क्या आ गया 26। सिंपल सा प्रश्न, ऐसा ही प्रश्न इस बार एग्जाम में आया है, सीधे प्रश्न आएंगे बिल्कुल ना, समांतर माध्य से आएगा कोई प्रश्न आएगा तो थोड़ा सा मतलब आपको जो समांतर माध्य और आपकी टॉपिक के गुणनखंड, तो दोनों को मिक्स करके प्रश्न पूछता है। तो बहुलक के गुण क्या है, देखो चरम मूल्यों से सबसे कम प्रभावित होता है बहुलक, चरम मूल्यों से सबसे कम चरम मूल्यों का सबसे न्यूनतम प्रभाव तो पड़ता है माध्यिका पर, बाद में चरम मूल्यों का उससे कम पड़ता है बहुलक पर, मतलब चरम मूल्यों का इस पर भी कम प्रभाव पड़ता है, लेकिन सर्वाधिक न्यूनतम सबसे कम किस पर होता है, चरम मूल्यों का सबसे कम होता है माध्यिका पर, और सबसे ज्यादा कम तो ये, सबसे कम इसमें, और अधिकतम चरम मूल्यों का अधिकतम प्रभाव पड़ता है समांतर माध्य पर, ध्यान रखना। सबसे कम माध्यिका बहुलक पर भी न्यूनतम प्रभाव पड़ता है, वही बीच से निर्धारण किया जा रहा है, तो खुले वर्ग वाली श्रेणी का बहुलक ज्ञात किया जा सकता है, बिंदु रेखीय विधि से बहुलक प्राप्त किया जा सकता है। कैसे होगा आगे हम पढ़ेंगे, देखो ये विधियां भी, बिंदु रेखीय विधि भी सभी मूल्यों पर आधारित नहीं है, बीजगणितीय विवेचन के लिए उपयुक्त नहीं है, बिल्कुल सही है, सभी मूल्यों पर आधारित नहीं है, श्रेणी के सारे मूल्यों की आवश्यकता पड़ी कहां रही है आपको, सर्वाधिक आवृत्ति वाले मूल्य की आवश्यकता पड़ी, बीजगणितीय विवेचन के लिए उपयुक्त नहीं है, बीजगणितीय विवेचन नहीं होता इसमें, उपयोग क्या है, जूतों का औसत आकार, कपड़ों का औसत आकार, वो जहां भी आदर्श आकार निकालना हो वहां बहुलक का उपयोग करते हैं। और केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अस्थिर या अनिश्चित माप से कहा जाता है बहुलक को कहा जाता है, याद रखना, स्थिर माध्यिका, आदर्श समांतर माध्य, अस्थिर बहुलक।
अब देखो ये देखना समांतर माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध, ये क्या है? समांतर माध्य माध्यिका और बहुलक, इसमें आपको संबंध निकालना है। समांतर माध्य माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध है? तो देखो श्रेणी सममित हो, इसमें है नहीं है, और असममित श्रेणी में, सममित श्रेणी में और असममित श्रेणी में। पहले देखो ये थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, देखो सममित श्रेणी क्या है और असममित श्रेणी क्या है और इनमें संबंध क्या है। देखो जब बहुलक की आपने ग्राफ देखा होगा, ग्राफ देखा होगा तो कभी 10th में से याद होगा आपने ग्राफ के लिए 4 भाग बनाए होंगे। इधर तो देखो 1 2 3 4 ऐसे आवृत्तियां बढ़ती है, अक्ष ओ अक्ष डेश, इधर माइनस ऋणात्मक -1 -2, इधर धनात्मक ऐसे और इधर ऋणात्मक ऐसे चल के ना। तो मैं आपको ये बोलूं जब श्रेणी सम्मित होती है ना, श्रेणी सम्मित का मतलब क्या है? जब उसका कर्व है ना इस तरीके से बेल शेप्ड बने, घंटी के आकार का वक्र बने आवृत्तियों का, तो ये तो पदमूल्य इधर, तो ये तो पदमूल्य है जिसमें से हमें बहुलक निकालना है, जिसमें से समांतर माध्य निकालना है, जिसमें से माध्यिका, इन पदमूल्य में से माध्यिका निकालते हैं। जैसे बच्चों का वजन दे रखी है, उनकी आवृत्तियां भी दे रखी है और ये आवर्ती ग्राफ है। और सम्मित का मतलब होता है कि पहले देखो सबसे कम आवृत्ति, फिर आवृत्तियां बढ़ी, फिर वापस आवृत्तियां कम होकर बढ़ती गई, यहाँ बीच में सबसे सर्वाधिक आवृत्ति है, यहाँ आवृत्तियां देखो कम, सर्वाधिक आवृत्ति बढ़ी, फिर वापस कम, और ऐसे जो आकृति बनती है बेल शेप है। मतलब आवृत्ति ना वो कम हो फिर बढ़े फिर वापस कम हो जाए, वो बेल शेप आकृति है, आवृत्तियां इस रूप में बढ़ी। और देखो सारी चीजें हमेशा दुनिया की जो भी नॉर्मल प्रसामान्य, इसे हम प्रसामान्य वक्र भी बोलते हैं, प्रसामान्य वक्र मतलब दुनिया की समस्त चीजें ना वो प्रसामान्य होती है। टेम्पल आकार जितना ज्यादा बड़ा होगा ना उनका वक्र प्रसामान्य होगा हमेशा। जैसे सारे का ढेर देखा है, बाजरे को काटने के बाद कड़वी बचती है, कड़वी बोलते हैं उसका, ढेर करते हैं, वो देखा है किस रूप में बनता है? वो इस रूप में बनता नहीं बनता। क्या कोई भी आप किसी भी प्रकार आप ज्योग्राफी पढ़ते हो, समुद्र पढ़ा होगा आपने, उसका तल कैसे होता है? कम गहराई कम गहराई कम गहराई कम गहराई, ज्यादा गहराई ज्यादा गहराई ज्यादा गहराई, फिर एकदम बीच ज्यादा गहराई, फिर वापस ऐसा ही होता है। लार्ज आकार में कोई चीज हो ना, विस्तृत आकार में कोई भी चीज देख लो आप, बेल शेप बनेगी। एक कक्षा है, आप मेरे को बताओ उसमें क्या 100 विद्यार्थी, तो 100 के 190% वाले विद्यार्थी होंगे, 99% आ रहे, वो नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल क्लास है, असामान्य है वो। क्यों है असामान्य वो? क्योंकि सारे के सारे 90% है, सारे के सारे 100% वाले आप जो बैठे हो वो सारे असामान्य हो, सब सिलेक्शन वाले बैठे हो, सबके सब 100% वाली कैटेगरी में बैठे हो, अच्छे विद्यार्थी हो, सब बहुत मेहनत करने वाले हो, आप जो भी हो असामान्य। अब नॉर्मल बोलता हूं मैं, अब नॉर्मल बोलने का मतलब मेरा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले हो। लेकिन वास्तविक रूप में बताऊं क्या होता है, कक्षा में जितने कमजोर विद्यार्थी फेल होने वाले उतने मेरिट लाने वाले भी होंगे, जितने फेल होने वाले उतने मेरिट लाने वाले भी होंगे। और सबसे ज्यादा जो बीच वाले हैं ना, ये जो बीच वाले इधर जिनकी आवृत्ति आवृत्ति बता रहा हूं, ये जो आवृत्ति है ना इधर वाली, ये फेल तो उतने मेरिट लाने वाले भी होंगे, ये आवृत्ति वाले बीच वाले विद्यार्थी एवरेज नंबर लाने वाले विद्यार्थी होंगे, किसी के 60 65 70 62 68, यही होता है सामान्य स्थिति में क्लास। हर चीज सैंपल जितना लार्ज होगा ना उस चीज का कर्व हमेशा क्या बनेगा? बेल शेप बनेगा, उसे हम बोलते हैं सममित श्रेणी। बात समझ रहे हो मेरी बात? तो जब सममित श्रेणी है तो आप मेरे को बताओ सर्वाधिक सबसे ज्यादा होगा तो उनका एवरेज निकालोगे तो ठीक बीच में तो आएगा ना, सबसे ज्यादा 90 थोड़ी बन सकता है पूरी क्लास का एवरेज, पूरी क्लास का फेल का एवरेज 0 थोड़ी बन सकता है, निकालोगे सबको जोड़कर तो सबसे बीच में आएगा ना। तो इसका मतलब माध्यिका निकालेंगे तो यही पदमूल्य आएगा इधर ही, इधर ठीक बीच में माध्यिका स्थित होगी, ठीक बीच में ही समांतर माध्य स्थित होगा और ठीक बीच में ही क्या बहुलक स्थित होगा, और ठीक बीच में समांतर माध्य माध्यिका बहुलक। तो आप क्या बोलोगे? अक्ष बार भी यही है, सममित श्रेणी में एम भी यही है और जेड भी यही है, इसे हम बोलते हैं सममित श्रेणी। जहां आवृत्तियां बढ़े बराबर ज्यादा हो, आवृत्ति घनत्व हो और आवृत्तियां कम हो जाए, वो क्या आपकी सममित श्रेणी। और इसे सममित श्रेणी में जो वक्र बनता है उसे बोलते हैं प्रसामान्य वक्र। और एक जगह और भी ना सममित श्रेणी के अलावा ये वक्र और भी कहां बनता है? जहां सभी पद मूल्य बराबर हो, सब सारे के सारे पद मूल्य बराबर हो, वहां भी प्रसामान्य वक्र बनेगा, प्रसामान्य वक्र बनेगा। अर्थात अर्थात अक्ष बार बराबर एम बराबर जेड होगा। तो सममित श्रेणी में प्रसामान्य वक्र बनेगा और जहां पद मूल्य बराबर हो वहां भी प्रसामान्य वक्र बनेगा। असममित श्रेणी क्या होती है? देखो असममित श्रेणी आपको बताता हूं मैं, असममित श्रेणी का मतलब असममित श्रेणी तो धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक असममित श्रेणी और एक ऋणात्मक असममित श्रेणी। धनात्मक क्या होगी? देखो कि जब आवृत्तियां दाईं ओर झुकी हुई रहे धनात्मक साइड में, तो आपको भी मैंने बताया था ना कि ग्राफ में इधर देखो धनात्मक चलती है, बढ़ती जाती है, इधर मतलब ज्यादा मूल्य इधर है, आवृत्तियां इधर कम है, और ऋणात्मक मतलब इस साइड में जस्ट इससे उल्टी, ऋणात्मक मतलब जस्ट इससे उल्टी, ऋणात्मक आवर्ती वक्र। और ये आपके पदमूल्य है, ये आवर्ती वक्र, ये पदमूल्य बाईं ओर झुकी हुई है, ऋणात्मक दाईं ओर झुकी हुई है, वो धनात्मक। अब आप मेरे को बताओ सर्वाधिक आवर्ती वाला बहुलक होता है, तो सर्वाधिक आवर्ती तो ऊपर ऊपर जा रहा है, तो आवर्ती यहाँ है, सर्वाधिक सर्वाधिक आवर्ती तो यहाँ है, तो जेड तो यहाँ है। अब आप मेरे को बताओ बीच में ठीक मीडियन स्थित होगा, बीच में ठीक मीडियन स्थित है, और समांतर माध्य सबसे ज्यादा है, एक सबसे ज्यादा घनत्व है पदमूल्यों का, उनके बीच में आएगा समांतर माध्य, तो समांतर माध्य इधर है। अब आप मेरे को ये बताओ अब इनमें कौन सा बड़ा है? तो धनात्मक इधर वाले मान ज्यादा बड़े होते जाते हैं, इधर वाले ज्यादा बड़े होते जाते हैं, तो ये तो सबसे बड़ा है समांतर माध्य, तो एम छोटा है और जेड सबसे छोटा है। और इधर यहाँ इसमें बात करूं मैं तो इधर सर्वाधिक आवर्ती है तो वो जेड, इधर एम और इधर आपका एक्स। तो इधर देखो इस साइड में तो ऋणात्मक होते जाते हैं, तो जेड सबसे बड़ा है, आवर्ती तो इधर ना सबसे आवर्ती वक्र आवर्ती सबसे ज्यादा आवर्ती इधर है, तो जेड यहाँ है। तो इधर वाली वैल्यू तो सारी कम है और इधर वाली वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो जेड सबसे बड़ा है, एम छोटा है, एक्स क्या है? एक्स बार उससे छोटा है। तो बात समझ रहे हो आप मेरी? यही मैंने बताया, धनात्मक में सबसे ज्यादा बड़ा होता है समांतर माध्य, ऋणात्मक में सबसे छोटा होता है समांतर माध्य, धनात्मक में सबसे बड़ा होता है, ऋणात्मक में सबसे छोटा होता है। समझ रहे हो कि सममित और असममित क्या है अच्छे से आप, सममित श्रेणी क्या है असममित श्रेणी क्या है। एक और देखो समांतर माध्य माध्यिका, ये तो आपको दे रखी हो, मीडियन आपको दे रखी हो, समांतर माध्य आपको दे रखो, तो फिर बहुलक कैसे निकाला जाता है? उसके लिए आप ये फॉर्मूला याद रखना कि z बराबर 3m - 2x बार, ये होता है बहुलक। अब कईयों को ये बार-बार कंफ्यूजन करता है ये फॉर्मूला, तो वहां उनके लिए बता देता हूं। तो z जब भी निकालो ना तो आपको m है, देखो ये 3 जैसा है ना, m उसके साथ तो 3 जोड़ दो, m से 3 जैसा ही है ना, माइनस x बार, देखो एक अक्ष एक बार, दो चीजें है ना, इसके साथ 2 जोड़ दो, याद हो गया ना, z बराबर 3m - 2x बार, ये याद रखना अपना, z बराबर 3 है। इसके साथ में और रिलेशन हम बना लेंगे। फिर सुना क्या बहुलक के बारे में, बहुलक के गुण आगे थे हमसे। जैसे ये देखो
समांतर माध्य 20 है और बहुलक 18 है, समांतर माध्य 20 और बहुलक 18, तो माध्यिका क्या होगी? तो माध्यिका देखो z बराबर 3m माइनस 2x बार, z बराबर क्या होगा? 3m माइनस 2x बार। तो आप देखना इसमें आपको समांतर माध्य 20 दे रखा है, बहुलक दे रखा है आपको 18, माध्यिका आपको निकालनी है 3m माइनस 2 गुणा 20 ये आपको दे रखा है। तो ये माइनस का 40 इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो 40 प्लस 18 58 बराबर 3m, और m बराबर 58 बट्टा 3, 19 57 19.33 आ जाएगा, 19.33 आ जाएगा m का। इसी श्रेणी में बहुलक मूल्य है, बहुलक सर्वाधिक आवर्ती वाला मूल्य होता है, सर्वाधिक आवर्तियां हैं वो बहुलक। छात्रों के बौद्धिक स्तर की जांच, तो बौद्धिक स्तर की जांच मैंने कहा था गुणात्मक तथ्यों के मापन के लिए माध्यिका उपयुक्त है, तो क्या आ जाएगी? बौद्धिक स्तर गुणात्मक तथ्य है तो माध्यिका जाएगी। समांतर माध्य से विभिन्न मूल्यों के विचलनों के वर्गों का जोड़ न्यूनतम होता है, समांतर माध्य से लिए गए विभिन्न विचलनों के वर्गों का जोड़ न्यूनतम होता है। 7 अवलोकन का समांतर माध्य 100 है, 3 का 50 है, तो सामूहिक समांतर माध्य पूछा आपको, तो मैंने बताया था n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 बटे n1 प्लस n2, n1 का मान है 7 अवलोकन, समांतर माध्य 10 है, फिर 3 अवलोकन समांतर माध्य 50 है, फिर 7 प्लस 3 तो 70 प्लस 150, 50 थी 150 और 150 इधर 70 है तो 220, क्या दिक्कत होगी? तो सॉरी 100 है ना, 100 यहाँ 7 गुना 100 है, 700 प्लस 150 850, तो 850 बट्टे 10 बराबर 85, तो क्या जाएगा? समांतर माध्य का सामूहिक समांतर माध्य 85। किसी बंटन में अक्ष बार छोटा है, m उससे छोटा है, z उससे छोटा है, तो धनात्मक विषम श्रेणी में समांतर माध्य सबसे बड़ा होगा, ऋणात्मक विषम श्रेणी में समांतर माध्य सबसे छोटा होगा। धनात्मक मतलब इसमें दाईं ओर झुकी हुई है, ऋणात्मक मतलब इसमें बाईं ओर झुकी हुई है। इसका बंटन, इसका साधारण सममित है, सममित बंटन, सममितीय 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 बंटन। तो देखो इसमें बाईं ओर झुका होगा ना, बाईं ओर झुका होगा उसमें तो x बार सबसे बड़ा होगा, और बाईं ओर झुका होगा उसमें x बार सबसे छोटा होगा, तो ये क्या जाएगा? दाहिना भाग अधिक लंबा होगा, बायां भाग अधिक लंबा होगा। यही तो ना, समांतर माध्य सबसे बड़ा कहां होगा? जहां बंटन दाईं ओर झुका है, सममित में सबसे छोटा कहां होगा? बाईं ओर झुका है, तो साधारण है सममितीय बंटन है जिसका वक्र ये आ जाएगा इसका उत्तर ना, वो तो अनिश्चित बंटन होगा, सममितीय बंटन है सममितीय बंटन जिसका बायां भाग अधिक लंबा हो, ये उत्तर जाएगा इसका। ये देखो इधर x माइनस m बराबर k x बार माइनस z, तो k का मान क्या होगा? निकालो, देखिए 1 मिनट का समय मिलता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? x बार माइनस m, आप ये जानते हो z बराबर 3m माइनस 2x बार होता है, तो आप यहाँ z का मान यदि मैं x बार, यहाँ ये मान यदि 3m माइनस 2 लिख दूं, 3m माइनस 2x बार लिखूं यदि मैं, ये मान लो ये माइनस का चिन्ह है, ये मैंने z का मान बदल दिया यहाँ पर, तो x बार माइनस m बराबर k, और आप यहाँ करोगे x बार माइनस का 3m माइनस माइनस प्लस का 2x बार, ये है। अब आप इधर देखना x बार माइनस m, हमें k का मान ज्ञात करना है, तो यदि हम इस 2x बार को इधर ले आए तो प्लस माइनस का हो गया 2x बार, और ये प्लस का 3m हो गया, बराबर किया जाएगा, सही गलत कर दिया थोड़ा। यदि x बार की जगह हमने मान रख दिया 3m माइनस z का मान रख दिया हमने 3m माइनस 2x, x बार माइनस, सही, x बार माइनस m बराबर ये हो गया x बार, ये इधर ले आएंगे तो माइनस का हो गया, शांत करना है बस केवल, ये x बार तो माइनस का हो गया, ये 3m प्लस का हो गया, और ये माइनस का 2x बार हो गया, और बराबर किया गया। अब देखो जरा, ये माइनस का x बार है और ये प्लस का x बार, ये कट गए, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये भी कट गए, 2m बच गया, 2m माइनस 2x बार, ऑप्शन है नहीं, देखो क्या दिक्कत होगी, ऐसा ऑप्शन है नहीं, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, यहीं कर लेना इसको, एक मिनट देखना, थोड़ा सा आपने कर भी दिया होगा हालांकि अंधेरे में, देखना x बार माइनस m बराबर k, फिर यहीं कर लेते हैं नाम, क्योंकि ये प्लस का ये 3x बार हो जाएगा, 3x बार हो जाएगा तो 3 यहाँ कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा इसमें, 1x बार और 1x बार 3x बार हो गया, तो प्लस का 3 माइनस का 3 हम 3 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा? x माइनस m बचेगा, x बार माइनस m, ये से कट गया, तो इधर 1 बच गया, इधर 3k बच गया, इधर k बराबर 1 बट्टा 3 आ जाएगा, ये उत्तर आ जाएगा 1 बट्टा 3। इसके बाद देखना समांतर माध्य माध्यिका और बहुलक, समांतर माध्य माध्यिका और बहुलक, बहुलक इनमें संबंध क्या होगा? तो ध्यान रखना, देखो ये सारे संबंध सही है, वही आपको सारे याद भी करने हैं, सभी संबंध सही है, इन्हीं से आपस में बने हैं, सभी संबंध सही है, सारे के सारे संबंध क्या है इसमें? बिल्कुल राइट है, ये सारे के सारे संबंध सही है। और इसमें क्या होगा तो डिटेल से ये प्रश्न है, अभी सारे के सारे संबंध देखना, आप शांत करके मैं समझा दूंगा ये संबंध कैसे हैं पूरी कंप्लीट, आपको और भी 2-4 संबंध बनाने बताऊंगा कैसे एग्जाम में प्रश्न भी आ रखा है इससे, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।